अरे मयंक की माँ, जल्दी से तैयार हो जा, चलना नहीं है क्या? गुरुजी के आश्रम में आज हमारी स्पेशल ड्यूटी लगी है। अरे चल रही हूँ, जरा चाकू तो रख लूं साथ में, आज 25 किलो कद्दू काटना है मुझे वहाँ पे। हाँ तो जल्दी जल्दी तैयार हो जा, देर हो रही है। माँ जी अब जा रही हैं क्या? सुनिए ना, 2-4 बर्तन पड़े हैं, जरा धो देती, आज काम वाली नहीं आएगी। मैं सोच रही हूँ झाड़ू पोछा कर लूं, आप जरा बर्तन धो लीजिए ना। अरे ना बहू, हाय रे, मेरी तो कमर इतनी दर्द कर रही है, खड़ा भी नहीं हुआ जाता मुझसे काम वाम नहीं होगा आज। तो एक काम कर, ऑनलाइन काम वाली बुला ले, 100 रुपए दे के। माँ जी वो तो मुझे भी पता है कि बुलाई जा सकती है, लेकिन कभी कभी अगर घर में थोड़ा काम करना पड़े तो कर दिया कीजिए ना। अरे बहुत काम किए मैंने अपने जीवन में बहू, अब नहीं होता मुझसे, तो मैं क्या करूं। चलो ठीक है माँ जी, आप रहने दीजिए, मैं ही देख लेती हूँ। और हाँ सुन, शाम को जब मयंक आए ना तो बोल देना पापा से 500 रुपए मांग ले, आज आश्रम में दान भी करना है। ये कैसा हिसाब है? घर के लिए पैसे नहीं, दान के लिए फौरन याद आ जाता है। शाम को मयंक घर आता है थका हारा, सृष्टि उसे खाना परोसती है। क्या हुआ सृष्टि, आज मूड ऑफ लग रहा है तेरा? मयंक सुनो ना, माँ पापा सुबह आश्रम गए थे, कह रहे थे घर का काम नहीं होगा उनसे, कमर दर्द है, और शाम को दान के लिए 500 रुपए भी मांग रहे हैं तुमसे। अरे यार वो तो धार्मिक काम है, कर लेने दे, तू क्यों टेंशन लेती है इसमें? मयंक मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ, बस इतना पूछ रही हूँ कि जब घर में जरूरत पड़ती है तो कमर दर्द याद आ जाता है, और बाहर के काम में एनर्जी कहाँ से आ जाती है? अरे छोड़ ना यार, माँ बाप है, उनका दिल है तो करते, तू बात का बतंगड़ मत बना। ठीक है, नहीं बनाती। अगले दिन सास की सहेली घर आती है चाय पीने। सास पूरे जोश में बातें करती है। अरे भाभी जी, आपकी तो बहुत तारीफ सुनी है, आश्रम में बहुत सेवा करती हो आजकल। हाँ भाई, सेवा तो करनी ही चाहिए, इंसान को समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए कि नहीं। माँ जी घर के लिए भी तो कुछ कर लिया कीजिए ना कभी कभी। ये बहू है ना, मेरी हर बात में टोकती है। अरे बहू, घर तो तेरी जिम्मेदारी है, मैं अब उस उम्र में नहीं हूँ कि झाड़ू पोछा करूँ, मेरा तो अब सिर्फ भगवान का काम है। अरे भाभी जी, बहू तो बड़ी लकी है आपकी, इतना समझदार बेटा है, ऐसी सास है, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं, बेटा तेरे तो मजे हैं। सृष्टि सोचती है कितने मजे है, तू आ जा ना मेरी जगह मजे करने। हाँ भाई हाँ, वो तो है। जा बहू, जरा प्याज की पकौड़ी तल्ला और बताओ बहन जी। खैर रात को सृष्टि और मयंक की बात होती है। मयंक, आज तुम्हारी माँ ने फिर सबके सामने बोल दिया कि घर मेरी जिम्मेदारी है, उनकी नहीं। अरे यार सृष्टि, तू क्यों दिल पे लेती है सब बातें? माँ का स्वभाव तो जानती है ना। जानती हूँ, इसलिए तो चुप रहती हूँ, पर मैं कभी तुम भी तो बोल सकते हो ना माँ से कि घर में थोड़ा हाथ बटाया करे। कुछ दिनों के बाद मौसी के घर शादी की तैयारियां जोरों पर है। सास 1 हफ्ता पहले ही पहुंच जाती है, बैग उठाए, दुपट्टा कमर में खोसे। दीदी आ गई तू? अरे तेरे बिना तो ये शादी हो ही नहीं सकती थी। अरे बहन, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है, ये शादी की टेंशन तो कुछ भी नहीं है। बता क्या क्या करना है, मैं लग जाती हूँ फौरन। अगले दिन से सास सुबह 6 बजे उठकर मिठाई बनाने में जुट जाती है। पूरे दिन बेसन के लड्डू, गुलाब जामुन, सफाई, मेहमानों की खातिरदारी, सब में आगे आगे। मौसी जी आप तो थक जाएंगी, बैठ जाइए थोड़ी देर। अरे नहीं रे, मुझे तो काम करने में ही मजा आता है, बैठे बैठे तो जी घबराता है मेरा। तभी सृष्टि और मयंक भी शादी में पहुंचते हैं। सृष्टि सास को इतना काम करते देखकर हैरान रह जाती है। अरे सृष्टि बेटा, तेरी सास को देख जरा, कैसे सुबह से लगी हुई है काम में। तू भी कुछ सीख इनसे, तुझे तो घर पे बड़ा आराम मिलता होगा, है ना? हाँ भाई हाँ, ऐसे सास किस्मत वालों को मिलती है। सृष्टि तो बड़ी लकी है। हाँ आंटी जी, बिल्कुल। अरे बहन, अब काम तो करना ही है, कौन सी बहुत बड़ी उम्र हो गई है मेरी। मैं तो कहती हूँ इंसान के हाथ पैर चलते रहने चाहिए, मुझसे तो बैठा ही नहीं जाता। काम ना करूँ तो मेरा गुजारा ही ना चले। सृष्टि दूर खड़ी ये सब सुनती रहती है चुपचाप। वो मन ही मन सोचती है, यहाँ इतना दम है काम करने का, घर पे आते ही कमर पकड़ लेगी। शादी से लौटकर मयंक अपने पापा के पास जाता है। पापा जरा 5,000 रुपए चाहिए थे, सैलरी अभी आई नहीं है और बाइक की किस्त की डेट निकली जा रही है। अरे बेटा, मेरे पास तो अभी कोई पैसे वैसे नहीं है, पेंशन आने में टाइम है अभी। पापा प्लीज बस इस बार, नहीं तो लेट फीस लगेगी। अरे नहीं बेटा, सच में नहीं है, तो कहीं और से देख ले, दोस्त वोस्त से। मयंक उदास होकर कमरे में चला जाता है। तभी पिता के मोबाइल पर फोन आता है। सर नमस्ते, हम प्रीमियम सीनियर सिटीजन क्लब से बोल रहे हैं। आपको स्पेशल मेंबरशिप ऑफर दे रहे हैं, फ्री हेल्थ चेकअप, हर महीने पिकनिक, 5 स्टार होटल में डिस्काउंट और भी बहुत कुछ। सिर्फ 1 लाख रुपए में लाइफ टाइम मेंबरशिप।
अरे वाह, ये तो बढ़िया है। ठीक है भाई, बताओ पेमेंट कैसे करनी है। पिता पत्नी के पास जाकर खुशी से बताते हैं। सुनो, एक क्लब की मेंबरशिप आई है, बड़ा बढ़िया ऑफर है, फ्री ट्रिप्स, हेल्थ चेकअप, सब कुछ। अरे वाह, फिर तो मैं भी लूंगी मेंबरशिप। अकेले तुम क्यों मजा लो, मुझे भी साथ ले चलना पिकनिक पे। हाँ भाई हाँ, करवाएंगे तो हम दोनों के साथ में ही करवाएंगे। दोनों तुरंत मोबाइल निकालकर 2 लाख रुपए ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, बड़े इत्मीनान से। मयंक ये सब देख रहा होता है कमरे के दरवाजे से। चुपचाप अंदर आकर सृष्टि से कहता है, देख सृष्टि, मैंने 5,000 मांगे तो पापा के पास पैसे नहीं थे, और अभी इन्होंने 2 लाख किसी अनजान फोन कॉल पे उड़ा दिए। मयंक अब तो बोलो कुछ, मैं तो कब से कह रही हूँ, पर तुम हमेशा टाल देते हो। यार समझ में नहीं आता, माँ बाप है, कुछ कह भी तो नहीं सकता ठीक से। कहना तो पड़ेगा मयंक, वरना ऐसे ही चलता रहेगा। घर के लिए पैसा नहीं है, पर बाहर वालों की बातों में आकर लाखों उड़ा देते हैं। मयंक चुप हो जाता है, कुछ सोचता हुआ बालकनी में चला जाता है। अंदर ही अंदर एक फैसला पकता हुआ महसूस होता है उसके चेहरे पर। अगली सुबह मयंक हिम्मत जुटाकर पापा के कमरे में जाता है। सृष्टि दरवाजे के पास खड़ी होकर देखती रह जाती है। पापा, एक बात पूछनी थी आपसे। कल मैंने 5,000 मांगे थे, आपने कहा पैसे नहीं है, पर शाम को ही 2 लाख रुपए मेंबरशिप में दे दिए, ये कैसे हो गया? अरे वो अलग बात है बेटा, वो तो इन्वेस्टमेंट जैसा है, हमारे बुढ़ापे के लिए फायदेमंद है। पापा, इन्वेस्टमेंट है या नहीं ये तो बात की बात है, पर मुझे तो साफ मना कर दिया बिना सोचे समझे, और उस अनजान कॉल पे भरोसा करके 2 लाख दे दिए, वो भी 2 मिनट में। देख मयंक, मैं अपने पैसों का क्या करूं, ये मेरी मर्जी है। तुझे हर बार हिसाब नहीं दूंगा मैं। हिसाब नहीं मांग रहा हूं पापा, बस इतना पूछ रहा हूं, जब बेटे को जरूरत हो तो पैसे नहीं, और बाहर वालों की बातों में आकर लाखों उड़ा दो, ये कहाँ का इंसाफ है? बहुत बोलने लगा है तू आजकल, पहले तो कभी ऐसे बात नहीं करता था। जरूर बीवी ने सिखाया ये सब। तभी सास कमरे में आती है, शोर सुनकर कहती है, क्या हो रहा है यहाँ, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो दोनों? अरे देख ना, तेरा बेटा मुझसे मेरे पैसों का हिसाब मांग रहा है, कह रहा है मेंबरशिप क्यों ली। मयंक, ये क्या तरीका है बात करने का, बाप से शर्म नहीं आती तुझे? मम्मी, मैं गलत तरीके से नहीं पूछ रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ कि मुझे जरूरत थी तो पैसे नहीं थे घर में, और वहां लाखों निकल आया। अरे तो क्या हुआ अगर हमने अपने पैसों से मेंबरशिप ली, ये हमारी मेहनत की कमाई है, हम जहां मर्जी लगाए। तुझे इतना ही शौक है पैसों का तो खुद कमा, बाप से क्यों मांगता है हर बार? मम्मी, मैं हमेशा मांगता नहीं रहता हूँ, बस एक बार जरूरत पड़ी है तो पूछा। हाँ, बस यही प्रॉब्लम है आजकल के बच्चों की, जरा सी बात में माँ बाप को गलत ठहरा देते हैं। हमने तुझे इतना बड़ा किया, कभी हिसाब मांगा तुझसे, और तू अब हमसे हिसाब मांग रहा है। मयंक चुप हो जाता है, कुछ कहने की कोशिश करता है पर रुक जाता है। बिल्कुल सही कह रही है तेरी माँ, आजकल के बच्चे बस अपना ही सोचते हैं। सृष्टि दरवाजे से अंदर आती है और धीरे से बोलती है, मम्मी जी, मयंक गलत बात नहीं कह रहे, बस दुख हुआ है उन्हें, इसीलिए बोले। ए बहू, तू तो बीच में बोली मत, ये माँ बेटे का मामला है, तेरा इसमें कोई काम नहीं। सृष्टि चुप हो जाती है, मयंक की तरफ देखती है, जिसकी आंखों में गुस्सा भी है और बेबसी भी। सृष्टि ने आखिरकार एक छोटी सी जॉब साइन कर ली, पास ही की एक बुटीक में, सुबह 10 से शाम 5 बजे तक। पहले दिन जब वो तैयार होकर निकल रही थी तो सास ने टोका, यह क्या बहू, नौकरी वोकरी करने लगी, अब घर गृहस्थी संभालनी है कि बाहर भागना है? माँ जी, घर की जरूरतें बढ़ गई है, इसलिए सोचा थोड़ा हाथ बटा दूं मयंक जी का। ठीक है, तेरी मर्जी। पहले हफ्ते में ही फर्क दिखने लगा। सृष्टि सुबह जल्दी खाना बनाकर निकल जाती, पर अब निकाल कर देने के लिए, गरम करके परोसने के लिए वक्त नहीं होता था उसके पास। पहले दिन दोपहर को सास किचन में आती है। आदा, खाना तो बना है पर निकाल कर कौन दे, अब इस उम्र में मुझे ही डिब्बे खोलने पड़ रहे हैं। अरे भाग्यवान, जरा जल्दी गरम करके दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अब मुझे क्या पता कौन सी सब्जी में क्या डाला है, ठंडा ही खा लो आज। शाम को सृष्टि जब घर लौटती है, सास पड़ोस की आंटी के सामने ही शिकायत शुरू कर देती है। अरे बहन जी, क्या बताऊं, बहू तो नौकरी करने लगी है ना, खाना बना देती है सुबह, पर निकाल के देने वाला कोई नहीं। कभी ठंडा खाना खाना पड़ता है, कभी रोटी कम पड़ जाती है, कभी तो खाना ही नहीं खाया दोपहर को। हाय राम, ये तो गलत बात है भाभी जी। माँ जी, आप चाहे तो खुद निकाल के खा सकती थी, इतना मुश्किल भी नहीं था। मुझसे नहीं होता बहू ये सब, मेरी तो आदत भी नहीं रहे ऐसे खुद खुद करने की। सृष्टि कुछ नहीं कहती, कमरे में चली जाती है। मयंक बाद में उसे समझाते हुए कहता है, छोड़ना सृष्टि, तो परेशान मत हो, माँ का स्वभाव है ऐसे ही बात का बतंगड़ बनाना।
मयंक, मुझे बुरा नहीं लगता काम से, पर जब हर छोटी बात को इतना बड़ा करके बोला जाता है ना सबके सामने, तो सुनकर अच्छा भी नहीं लगता। अरे तू टेंशन मत ले, मैं हूं तेरे साथ। जो भी बोले तू अपना काम कर, सही तो कर रही है तू। इधर सृष्टि जो भी सैलरी लाती पूरी की पूरी मयंक को दे देती। ये लो मयंक, इस महीने की सैलरी, घर का किराया और राशन में लगा देना, थोड़ी मदद हो जाएगी तुम्हारी। थैंक यू सृष्टि, सच में बहुत हेल्प हो जाती है इससे। लेकिन घर में ससुर के खर्चे कम नहीं होते। एक दिन ससुर नए कपड़े लेकर आते हैं, ब्रांडेड शर्ट, महंगी घड़ी। देख भाग्यवान, कितनी बढ़िया घड़ी लिया मैंने, क्लब में सब देखेंगे तो इम्प्रेस हो जाएंगे। वाह जी वाह, बहुत सुंदर है। मुझे भी ना अगली बार साड़ी दिलवाना, वैसी वाली जो शालिनी के पास है। मयंक ये सब सुनता है पर कुछ नहीं बोलता, बस एक गहरी सांस लेकर चला जाता है। धीरे धीरे मोहल्ले में बातें फैलने लगती हैं। एक दिन पड़ोस की दो औरतें आपस में बात कर रही होती है और सास सुन लेती है। अरे सुनना तुमने, इस घर के बड़े तो बड़े मजे कर रहे हैं। क्लब मेंबरशिप, 5 स्टार होटल, महंगे कपड़े, और बेचारी बहू बेटा दोनों छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं गुजारे के लिए। हाँ भाई, बहू को भी काम पे जाना पड़ रहा है बेचारी। बड़े बूढ़े तो ऐश कर रहे हैं, ऐश। ये क्या बकवास कर रही हो तुम दोनों, हैं? हमारे घर की बात हमारे घर में तुम्हें क्या मतलब? अरे भाभी जी, हम तो बस बात कर रहे थे, बुरा मत मानिए। बुरा क्यों ना मानू? पीठ पीछे मेरे परिवार के बारे में बात करते हो, शर्म नहीं आती? इस तरह की झड़प के बाद सास 2-3 पड़ोसियों से बोलचाल ही बंद कर देती है। पर अजीब बात ये थी कि सास खुद बाहर हमेशा एक्टिव रहती है। सुबह शाम पार्क में वॉक, गार्डन में पौधे लगाना, कभी किसी पड़ोसी की तबीयत खराब हो तो उसकी मदद करने पहुंच जाना। एक सुबह पड़ोस की शर्मा आंटी को सास मदद करती दिखती है। भाभी जी, आपने तो मेरा बहुत काम आसान कर दिया, इतनी मदद कर दी आपने। अरे कोई बात नहीं बहन, पड़ोसी ही तो काम आते हैं मुश्किल में। पर वही सास घर लौटकर अगर सृष्टि घर पर नहीं होती तो एक रोटी तक नहीं बनाती। उस दिन मयंक ऑफिस से जल्दी आ जाता है, देखता है घर में खाना नहीं बना। माँ सोफे पर बैठी टीवी देख रही है। मम्मी, खाना नहीं बनाया? अरे मुझसे नहीं बनता रोज रोज, सृष्टि आएगी तो बनाएगी। मम्मी, आप तो शर्मा आंटी की इतनी मदद कर आई सुबह, घर में अपने लिए 2 रोटी नहीं बना पाए? तू भी बहू का ही साथ देगा ना हमेशा? मयंक कुछ जवाब नहीं देता, बस किचन में जाकर खुद मैगी बना लेता है। रात को सृष्टि आती है थकी हुई। मयंक उसे देखकर सारी बात बताता है। सृष्टि, आज माँ ने फिर खाना नहीं बनाया, वो थक गई थी। वो सुबह शर्मा आंटी की मदद करने गई थी ना। तुम ही देख लो कुछ, या फिर। कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ अभी। नहीं सृष्टि, तुम बैठो, आज मैं बनाता हूँ, तुम बहुत थक गई होगी। और सुनो, तुम परेशान मत हो इन बातों से, मैं समझता हूँ तुम क्या झेल रही हो। थैंक यू मयंक, बस तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे इतना ही काफी है। मयंक उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों चुपचाप किचन की तरफ बढ़ जाते हैं। बाहर सास की आवाज टीवी पर आ रहे किसी सीरियल के साथ गूंज रही होती है। एक दिन सुबह सास को अचानक तेज बुखार चढ़ जाता है। सिर भारी, हाथ पैर में दर्द, बिस्तर से उठा नहीं जाता। आए राम, ये क्या हो गया अचानक? मयंक के पापा, जरा पानी तो दो। अरे तबीयत ज्यादा खराब लग रही है तुम्हारी, तो डॉक्टर को बुलाओ। नहीं, अभी इतना जरूरी नहीं है, बस थोड़ी मदद चाहिए, कोई आ जाए तो अच्छा रहेगा। सृष्टि सुबह ऑफिस के लिए निकलने वाली होती है, कमरे में झांकती है। माँ जी, तबीयत ठीक नहीं लग रही है आपकी, मैं छुट्टी ले लूं क्या आज? नहीं, तू क्यों छुट्टी लेगी, तेरी नौकरी है, वो भी जरूरी है, मैनेज कर लूंगी मैं, चिंता मत कर। पक्का ना माँ जी? मैं शर्मा आंटी को बोल दूं आपके पास आ जाए थोड़ी देर के लिए? हाँ, उसे बोल दे, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा मदद को। सृष्टि निकल जाती है। ससुर भी क्लब की किसी मीटिंग के लिए तैयार होकर चले जाते हैं। सास अकेली घर में पड़ी रहती है। दोपहर होते होते हालत और बिगड़ जाती है। सास खुद फोन उठाकर शर्मा आंटी को मिलाती है। शर्मा बहन, जरा आ जाओ ना, तबीयत बहुत खराब है मेरी, अकेली हूँ घर में। अरे भाभी जी, बहुत बुरा हुआ, पर मैं ना अभी बेटी के घर आई हूँ शहर से बाहर, कल तक ही लौटूंगी। अब वर्मा जी वाली भाभी को बुला लो ना, वो पास ही है। सास फोन काटकर वर्मा आंटी को मिलाती है। वर्मा बहन, जरा आ जाओगी क्या, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। अरे भाभी जी, आजकल ना थोड़ा बिजी हूँ, बेटी की शादी की शॉपिंग चल रही है ना। वैसे भी आप तो पिछली बार वो बात लेकर आई थी ना पड़ोस वाली, तब से जरा। हद है, इतने सालों से मदद करती आई हूँ सबकी, आज खुद जरूरत पड़ी तो कोई नहीं। सास अकेली बिस्तर पर पड़ी रहती है, बुखार से तपती हुई। पानी का ग्लास भी दूर टेबल पर पड़ा रहता है, उठाने की हिम्मत नहीं। हार कर सास कांपते हाथों से सृष्टि को फोन मिलाती है।
बहू जरा घर आजा, तबीयत बहुत खराब है मेरी, अकेली हूँ, किसी ने साथ नहीं दिया। माँ जी आप चिंता मत करिए, मैं अभी आती हूँ, बस 10 मिनट में पहुंची। सृष्टि बॉस से बिना पूरी बात किए ही निकल जाती है। रास्ते में मेडिकल स्टोर से दवाई लेती है और भागते हुए घर पहुंचती है। सास को बुखार से तपता देखकर उसका दिल भर आता है। माँ जी ये क्या हाल बना लिया आपने, इतनी तबीयत खराब थी तो पहले बताया क्यों नहीं? बताया था बहू, सबको फोन किया, शर्मा को वर्मा को, कोई नहीं आया। तेरे ससुर भी अपनी क्लब मीटिंग में गए हुए हैं। सृष्टि तुरंत पानी का ग्लास लाकर सास को पिलाती है, दवा देती है, माथे पर पट्टी रखती है। लीजिए माँ जी पहले ये दवा ले लीजिए, फिर मैं खिचड़ी बना देती हूँ आपके लिए। अगले दिन सृष्टि सास को डॉक्टर के पास ले जाती है, हाथ पकड़कर चलाती है, हर जांच में साथ खड़ी रहती है। घर लौटकर पूरे 3-4 दिन सृष्टि ऑफिस नहीं जाती। सुबह शाम सास की सेवा में लगी रहती है। कभी सूप बनाना, कभी दवा का टाइम याद दिलाना, कभी बस पास बैठकर हाथ सहलाना। इधर ससुर अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, क्लब जाना, दोस्तों के साथ लंच, नई शॉपिंग। आज तो क्लब में बहुत मजा आया, नया मेन्यू लॉन्च हुआ है, बहुत टेस्टी था खाना। अच्छा वो आपका दिन बढ़िया गया, मेरी तबीयत अब सृष्टि की वजह से ही ठीक हो रही है। हाँ हाँ ठीक हो जाओगी बहुत जल्दी। सास मन ही मन सोचती है, इतने सालों का साथ, पर बीमारी में मुड़कर पीछे देखा तक नहीं। सृष्टि रोज सास के पास बैठकर बातें करती। धीरे धीरे सास का दिल पिघलने लगता है। सास ठीक होने के बाद एक दिन सृष्टि का हाथ पकड़कर बैठ जाती है। ओह माफ कर दो मुझे, मैं बाहर सबकी मदद करती रही, सोचा यही असली सेवा है, पर जब खुद बीमार पड़ी तो कोई पड़ोसी नहीं आया। तेरे ससुर भी अपनी दुनिया में मस्त रहे, तूने ही मेरा साथ दिया, अपनी नौकरी छोड़कर, अपना आराम छोड़कर। अरे माँ जी ऐसा मत बोलिए, ये तो मेरा फर्ज था। नहीं बहू, फर्ज तो मेरा भी था घर के लिए, जो मैं कभी समझ ही नहीं पाई। अब से मैं तेरे साथ घर संभालूंगी बराबर से। अगले दिन से सास सच में बदल जाती है। सुबह की चाय खुद बनाती, सृष्टि के साथ मिलकर खाना पकाती, घर की सफाई में हाथ बटाती। सुनिए, अब से क्लब का खर्चा थोड़ा कम कीजिए, वो पैसे घर में लगाएंगे। और सृष्टि बेटा अब तू नौकरी छोड़ दे, हम दोनों मिलकर घर संभालेंगे, तुझे बाहर थकने की कोई जरूरत नहीं है। सच में माँ जी? हाँ बहू, अब समझ में आ गया है मुझे, अपनों का साथ ही असली दौलत है, बाकी सब तो दिखावा है। मयंक दूर खड़ा ये सब देखता है और मुस्कुराते हुए सोचता है, आखिरकार घर की असली खुशी लौट आई। सृष्टि और सास दोनों मिलकर हंसते हुए किचन की तरफ बढ़ जाती हैं। घर में पहली बार एक अपनापन महसूस होता है। कावेरी जी के तो आज दोनों हाथ घी में और सिर कढ़ाई में है, और हो भी क्यों ना, आखिर आज उनकी छोटी बहू भी घर आ रही है। लो भाई, मैं तो हो गई अब जिम्मेदारियों से मुक्त, आखिरकार छोटी बहू भी आ गई, अब तो मैं बस आराम करूंगी। बिल्कुल कावेरी, वैसे विनोद की पसंद माननी पड़ेगी। घर का आंगन आज सच में खिल उठा है, और आज तो हमारा परिवार सच में पूरा हो गया। मम्मी, अब सपना इस घर में खुशियां ही खुशियां लेकर आएगी। मम्मी जी आपकी थाली तैयार है, देवरानी जी गृह प्रवेश करा लीजिए। सपना गृह प्रवेश करती है और सबके पैर छूती है। प्रणाम मम्मी जी, प्रणाम पापा जी। सदा खुश रहो बेटा, आज से ये घर तुम्हारा अपना घर है। हाँ सपना, अब से हम दोनों मिलकर इस घर को संभालेंगे। जी भाभी। चलो, भगवान जी की कृपा से मेरे पास सब कुछ था, एक छोटी बहन नहीं थी, आज वो भी मिल गई। हाँ बस अब तुम अपनी बड़ी बहन वाली दादागिरी मत शुरू कर देना। हाँ प्रेम के मजाक पर सब हंसने लगते हैं। अब सपना के गृह प्रवेश के बाद अगले ही दिन उसकी पहली रसोई की रस्म थी। चलो बहू, आज देखते हैं हमारे घर की नई बहू के हाथों में कितना स्वाद है। मम्मी जी, अगर कोई गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। घबराने की जरूरत नहीं है छोटी, मैं हूं ना, सब हो जाएगा। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर बड़े प्यार से पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है और डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। लो भाई, अब जल्दी से खाना परोस दो, इंतजार नहीं हो रहा। हाँ पापा, अब तो पेट में चूहे बिल्ली एक साथ कूदने लगे हैं। हाँ भाई, अब इंतजार नहीं हो रहा। अरे भाई, थोड़ा सब्र तो कीजिए। ले सपना, चल जल्दी जल्दी परोस दे खाना। सपना और प्रीति जल्दी जल्दी खाना परोसती है और खाना खाने के तुरंत बाद, वाह बेटा, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। लगता है अब तो हर रोज बढ़िया बढ़िया पकवान खाने को मिलेंगे। हाँ, आज मुझे ही पता चला सपना को खाना बनाने का बड़ा शौक है। वाह भाई, ये हुई ना बात।
अब आदमी को चाहिए ही क्या? बढ़िया बढ़िया खाना, हंसता खेलता परिवार और सुख शांति। बस हो गई जिंदगी। क्यों भाग्यवान? मैंने कहा था ना, सपना सबका दिल जीत लेगी। हाँ जी, भगवान करे ऐसे ही इस घर में प्यार बना रहे। सभी लोग खुशी खुशी खाना खाते हैं। इस तरह समय बीतता जाता है। देखते ही देखते 2 हफ्ते निकल गए। तभी एक दिन सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। तभी विनोद के फोन पर कॉल आती है। जी बुआ जी प्रणाम। जी सब बढ़िया। क्या? अच्छा जी, मम्मी से? हाँ अभी बात कराता हूँ। विनोद फोन कावेरी जी को देता है। अरे दीदी प्रणाम, क्या बात है? अरे वाह, जरूर आएंगे, बिल्कुल। फोन रखते ही कावेरी जी मुस्कुरा देती हैं। अरे क्या हुआ कावेरी? क्यों इतना मंद मंद मुस्कुरा रही हो? अरे अगले हफ्ते मिंकी की सगाई तय कर दी है दीदी ने। अभी न्योता देने के लिए फोन किया था। कार्ड भी कल तक आ जाएगा। वाह मम्मी जी, पहली बार रिश्तेदारी में सबके साथ जाने का मौका मिलेगा। हमारी फैमिली जो पूरी हो गई है। नहीं प्रीति बेटा, सगाई में तुम चली जाना। अब देखो मैं और तुम्हारे पापा जी तो अब कहीं जाते नहीं हैं। बाकी तुम तो सब समझती हो। जी मम्मी जी, ठीक है, जैसा आप कहें मैं चली जाऊंगी। मम्मी जी, अगर आप कहें तो मैं भी चली जाऊं? नहीं बेटा, इस बार प्रीति ही जाएगी। तुम अभी घर पर आराम करो, अभी तो नई नई बहू हो। छोटी, अगली बार साथ चलेंगे। जी भाभी, शायद मैं अभी नई नई हूँ और पहली बार न्योता आया है, इसलिए मम्मी जी ने मुझे नहीं भेजा। कोई नहीं। अभी तक तो सपना के लिए ये सब नॉर्मल ही था, लेकिन शायद ये तूफान से पहले की शांति थी, क्योंकि एक दिन सुबह सुबह घर में पड़ोस की चाची आई। अरे कावेरी जी, आज दोपहर हमारे घर सुंदरकांड का पाठ रखा है, आप सब जरूर आइएगा। अरे वाह बहन, जरूर आएंगे। अच्छा मैं चलती हूँ, और हाँ, नई बहू को भी साथ लेते आइएगा, हम भी उससे मिल लेंगे। जी आंटी जी, जरूर, सपना को हम जरूर लाएंगे। पड़ोसन के जाते ही सपना खुशी खुशी अपने कमरे में चली गई। उसे लगा कि इस बार तो वो भी सबके साथ जाएगी। कुछ देर बाद सपना तैयार होकर नीचे आती है। मम्मी जी, मैं तैयार हूँ। अरे बेटा, तुम कहाँ जाने के लिए तैयार हो गई? आप लोगों के साथ, पड़ोस में सुंदरकांड में। नहीं बेटा, वहां प्रीति चली जाएगी, तुम रहने दो। लेकिन मम्मी जी। अरे बेटा, प्रीति को सब लोग जानते हैं, वो चली जाएगी, तुम घर पर आराम करो। छोटी, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। जी भाभी, लेकिन आंटी तो कहकर गई थी कि सपना को भी लेकर आना। अरे बेटा, ऐसे तो सभी कहकर जाते हैं, लेकिन अच्छा थोड़ी ना लगता है सब लोगों का जाना। जाओ तुम आराम करो। अरे यार, बात सिर्फ पड़ोस की पूजा ही नहीं, 1 महीने से देख रही हूँ, घर का कोई भी काम हो, रिश्तेदारी में कहीं भी जाना हो या मेहमानों की खातिरदारी करनी हो, मम्मी जी की जुबान पर सबसे पहले सिर्फ एक ही नाम आता है, प्रीति। अब जेठानी बड़ी हुई तो क्या हुआ? क्या हर चीज पर पहला हक उन्हीं का है क्या? सपना इस बार प्रीति पर बहुत गुस्सा कर रही थी। इसी बीच एक दिन घर की डोरबेल बजती है। अरे सपना बेटा, जरा देख तो कौन आया है। सपना दरवाजा खोलती है। सामने मौसी जी खड़ी होती है। अरे मौसी जी, नमस्ते, आइए ना। जीती रहो बेटा। इतने में कावेरी जी भी बाहर आ जाती है। अरे दीदी, आइए आइए। प्रीति बेटा, जरा चाय नाश्ता लेकर आना, और हाँ, दीदी के साथ बैठना भी, इन्हें अच्छा लगेगा। जी मम्मी जी। लाइए भाभी, मैं भी मदद कर देती हूँ। हाँ हाँ, आजा छोटी, मिलकर काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर चाय नाश्ता करती है, लेकिन जैसे ही ट्रे लेकर बाहर जाने की बारी आती है। सपना बेटा, तुम रहने दो, प्रीति तुम ही लेकर जाओ। जी मम्मी जी, लेकिन क्यों? अरे लाना छोटी, इतना भी क्या सोच रही है, ला मैं दे आती हूँ, तू अपने कमरे में आराम कर। सपना प्रीति की बात सुनकर वहीं रुक जाती है। प्रीति मुस्कुराती हुई ट्रे लेकर जाती है और मौसी जी से बातें भी करती है, लेकिन सपना बेचारी वो तो दूर खड़ी बस देखती रहती है। हद है यार, आखिर हर बार भाभी ही क्यों? क्या मुझ में कोई कमी है? अगर चाय की ट्रे मैं ले जाती तो क्या रास्ते में मैं चाय पी लेती? मम्मी जी ने अब तो हद ही कर दी है। हर बार मैं प्रीति 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 सुनकर थक गई हूँ। इस बार सपना को प्रीति पर बहुत गुस्सा आता है और इसी तरह समय बीतता जाता है, लेकिन सपना के मन में उठ रहे सवाल कम होने की बजाय और बढ़ते जा रहे थे। और एक दिन सुबह सुबह, अरे प्रीति बेटा, आज ताई जी के यहाँ थोड़ा होकर आना, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है और काफी दिन से मिलना भी नहीं हुआ। जी मम्मी जी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। प्रीति अपने कमरे में चली जाती है। सपना ये सुन लेती है। वो भी खुशी खुशी तैयार होकर नीचे आ जाती है। मम्मी जी चलिए, आज मैं भी तैयार हूँ, चलिए मैं भी साथ चलती हूँ। अरे बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? ताई जी के घर। मैं भी तो उनसे मिल लूंगी, आखिर उनकी तबीयत खराब है और मैं आज तक उनसे मिली भी नहीं।
नहीं बेटा, इस बार प्रीति ही चली जाएगी। तुम इस बार घर पर ही रहो, अगली बार फिर कभी चली जाना। लेकिन मम्मी जी, मैं... अरे छोटी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। वैसे भी ताई जी की तबीयत खराब है। जब वो ठीक हो जाएंगी तो अगली बार हम दोनों साथ चलेंगे। जी भाभी, जैसा है आपको ठीक लगे। प्रीति कावेरी जी के साथ चली जाती है, लेकिन अब सपना का सब्र जवाब दे गया। उस दिन के बाद सपना ने मन ही मन ठान लिया था कि अब वो किसी बात पर कुछ नहीं कहेगी। लेकिन 2 दिन बाद ही सभी लोग हॉल में बैठे चाय पी रहे हैं, तभी कावेरी जी के फोन पर कॉल आती है। अरे चाची जी, प्रणाम। जी बिल्कुल, क्या बात। अच्छा अच्छा, जरूर, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। फोन रखते ही कावेरी जी प्रीति की तरफ देखने लगती है। प्रीति बेटा, परसों चाची जी के यहाँ बड़ा कार्यक्रम है, सुबह जल्दी तैयार हो जाना, तुम्हें ही जाना है। जी मम्मी जी, मैं और ये समय पर चले जाएंगे। सभी खुश थे, लेकिन इस बार सपना खुद को रोक नहीं पाई और अचानक जोर से चिल्ला पड़ी। बस मम्मी जी, अब और नहीं। अब तो इस घर में हद ही हो चुकी है। चुप रहने की एक लिमिट होती है। क्या हुआ बेटा? क्या आफत आ गई? क्या हुआ? क्या हुआ का क्या मतलब है? यही कि हर बार भाभी, हर जगह भाभी, आखिर क्यों? अरे सपना, आराम से बात करो, घर के सभी बड़े लोग मौजूद हैं। नहीं विनोद जी, आज तो बात पूरी होगी। अगर घर में सभी बड़े हैं तो इनका बड़प्पन कहाँ है? अरे छोटी बहू, क्या मतलब है तुम्हारा? यही मम्मी जी, जेठानी बड़ी हुई तो क्या हुआ? क्या हर रिश्तेदारी में वही जाएंगी, हर मेहमान वही संभालेंगी, हर जिम्मेदारी उन्हीं की है? मैं इस घर की बहू नहीं हूँ क्या? क्या मुझे कभी कोई मौका नहीं मिलेगा? अच्छा, तो तुझे सच में लगता है कि हम तेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं? जी बिल्कुल, यही लगता है। ठीक है, अगर तुझे यही लगता है तो इस बार चाची जी के यहाँ प्रीति नहीं, तू जाएगी। लेकिन मम्मी जी... नहीं प्रीति, इस बार सपना को जाने दो। हाँ हाँ ठीक है मम्मी जी, मैं ही जाऊंगी। और प्रीति भाभी, इस बार आपकी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। ठीक है छोटी, जैसी तेरी मर्जी, ख्याल रखना अपना। चाची जी के यहाँ जाने की परमिशन लेकर सपना को लगा कि आखिरकार उसकी बात मान ली गई। और 2 दिन बाद सपना पूरे उत्साह के साथ तैयार होकर चाची जी के घर पहुंच गई। लेकिन वहां पहुंचते ही... अरे आ गई बहू, बहुत अच्छा किया। चलो चलो, पहले ये मिठाई की प्लेटें मेहमानों के सामने लगा दो। जी चाची जी। सपना बिना कुछ कहे काम में लग गई। अभी उसने मिठाई रखी ही थी कि... अरे बहू, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, आजकल की बहुओं को काम करने की आदत ही कहाँ होती है। ताई जी... अरे बहू, अब जरा किचन में जाकर चाय भी बना दो, और हाँ, कप प्लेट भी धो देना, काम वाली आज नहीं आई है। जी चाची जी, अभी करती हूँ। सपना सुबह से लगातार काम करती रही, कभी चाय, कभी नाश्ता, कभी बर्तन, और हर काम के साथ कोई ना कोई ताना भी सुनने को मिल रहा था। तभी एक और ताना सुनने को मिलता है। अरे यही है छोटी बहू, जरा दुबली पतली नहीं है, इसे खाना वाना नहीं मिलता क्या? भगवान जाने दीदी, वैसे बहू मायके से कुछ सीकर भी आई हो या बस सजना संवरना ही आता है? हे भगवान, कैसे लोग हैं ये? क्या भाभी हर बार ऐसे ही लोगों के बीच आती थी, फिर भी घर जाकर कभी शिकायत तक नहीं की? सपना सभी के ताने सुनकर खुद को संभाल कर फिर काम में लग जाती है। उधर घर पर जब काफी देर तक सपना वापस नहीं आई तो कावेरी जी ने प्रीति को चाची जी के घर हालचाल लेने के लिए भेज दिया। प्रीति जैसे ही वहां पहुंची, उसने देखा कि सपना अकेले ही सबका काम कर रही है और रिश्तेदार बात बात पर उसे ताने सुना रहे हैं। जी चाची जी, प्रणाम। अरे प्रीति बेटा, आ गई, अच्छा हुआ। जरा अपनी देवरानी को भी समझा दिया कर, अभी इसे रिश्तेदारी निभानी नहीं आती। ना प्रीति, तेरे जैसी समझदारी अभी कहाँ है इसमें। ताई जी, सीख तो हर इंसान धीरे धीरे ही पाता है, कोई भी सब कुछ सीख कर पैदा नहीं होता। अरे लेकिन बहू को थोड़ा तेज तर्रार तो होना चाहिए। बिल्कुल बुआ जी, लेकिन अगर बड़े ही हर बात पर कमियां निकालेंगे तो छोटू का हौसला कैसे बढ़ेगा? अच्छा अच्छा, चलो रहने दो, बहू जरा सबको चाय दे दे। जरूर चाची जी, लेकिन सपना तो सुबह से लगातार काम कर रही है, 5 मिनट बैठकर पानी पी लेगी। वैसे मीतू और रागिनी भी तो फालतू बैठी है ना? प्रीति के जवाब पर चाची, ताई, बुआ कोई भी जवाब नहीं दे पाती। और पहली बार सपना ने देखा कि प्रीति बिना किसी से लड़ाई किए, बिना आवाज ऊंची किए कितनी समझदारी से सबकी बातें वहीं रोक देती है। अब समझ में आ रहा है मम्मी जी हर बार भाभी को क्यों भेजती थी। ये रिश्तेदारों को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है। प्रीति बड़ी ही समझदारी से सपना को लेकर घर लौट आती है, लेकिन चाची जी के घर से लौटने के बाद सपना काफी शांत हो गई थी। लेकिन भाई ईगो के आगे मजबूर बेचारी सपना आखिर अपनी कमी कैसे मानती। तो दिन गुजरे और 4 दिन बाद घर में बुआ जी आने वाली थी। प्रीति बेटा, आज तेरी बुआ जी आ रही है। जी मम्मी जी,
तो छोटी एक काम करते हैं, आज खाना तुम बनाओ और बुआ जी को भी तुम ही परोसना। आज तुम्हारी तारीफ जरूर होगी। सच भाभी, ठीक है, आज मैं पूरे मन से खाना बनाऊंगी। सपना सुबह से ही बड़े मन से खाना बनाने में लग गई। एक एक पकवान उसने पूरी मेहनत और प्यार से तैयार किया। कुछ देर बाद बुआ जी घर पहुंच जाती है। अरे कावेरी, कैसी है? आइए दीदी, आपका ही इंतजार था। थोड़ी देर बाद सपना बड़े आदर से खाना परोस कर बुआ जी के सामने रखती है। लीजिए बुआ जी, गरम गरम खाना। बुआ जी पहला निवाला खाती है और तुरंत मुंह बना लेती है। अरे दाल में नमक कुछ ज्यादा नहीं है क्या? जी मैंने तो चक्कर बनाया था। और ये सब्जी, इसमें भी तो स्वाद नहीं है। लगता है अभी खाना बनाना सीखना पड़ेगा। बुआ जी एक के बाद एक खाने में कमियां निकाले जा रही थी। वहीं सपना को समझ नहीं आ रहा था कि जिस खाने की सुबह पूरे घर ने तारीफ की थी, उसमें अचानक इतनी कमियां कैसे निकल आई। तभी प्रीति वहां आ जाती है। क्या बात है बुआ जी, खाना पसंद नहीं आया क्या? अरे प्रीति, अपनी देवरानी को थोड़ा अच्छे से खाना बनाना सिखा। दाल में नमक ज्यादा है, सब्जी में स्वाद नहीं है, पता नहीं क्या बनाया है। लेकिन भाभी, मैंने तो पूरी कोशिश की थी और सुबह तो सभी लोगों ने तारीफ भी की थी, लेकिन पता नहीं बुआ जी से कमियां कैसे निकल आई। कोई बात नहीं छोटी, तू चिंता मत कर, और देख तुझे अभी मैजिक दिखाती हूँ। प्रीति मुस्कुराते हुए बुआ जी की तरफ देखती है। वैसे बुआ जी, खाना सपना ने नहीं बनाया। क्या मतलब? अरे बुआ जी, खाना तो मैंने बनाया है, सपना ने तो सिर्फ परोसा है। जैसे ही बुआ जी ने ये बात सुनी, उनकी शक्ल के तो हाव भाव ही बदल गए और तुरंत हड़बड़ाते हुए बोली, अरे अरे, तो तूने बनाया है ये खाना? जी बुआ जी, क्या आपको स्वाद से पता नहीं चला कि खाना सारा मैंने बनाया है? अरे तभी तो मैं सोचूं, खाना इतना स्वादिष्ट कैसे है। अरे प्रीति बेटा, तेरे हाथों के खाने का तो जवाब ही नहीं है। अरे दीदी, अभी तो आप कह रही थी कि दाल में नमक ज्यादा है। अरे मेरा मतलब, शायद मैंने ठीक से चखा नहीं था। बुआ जी के तेवर गिरगिट के रंग से भी ज्यादा तेजी से बदल जाते हैं और ये देखकर सपना की शक्ल देखने लायक होती है। अरे बाप रे, ये रिश्तेदार है या चिड़ियाघर? भाई, कितनी तेजी से रंग बदला। तो गलती मेरे खाने में नहीं थी, लोगों की सोच में थी। भाभी हर बार बिना कुछ कही ये सब सह जाती थी। चल छोटी, बुआ जी के लिए मिठाई भी ले आ। जी भाभी, अभी लेकर आती हूँ। सपना जल्दी से जाकर बुआ जी के लिए मिठाई लेकर आती है। खाना पीना खाकर बुआ जी हंसी खुशी विदा हो जाती है और उनके जाने के बाद, भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको कितना गलत समझा। मुझे लगता था कि मम्मी जी हर जगह सिर्फ आपको ही भेजती है क्योंकि आप बड़ी बहू हैं, लेकिन आज समझ में आया कि वजह कुछ और थी। अरे पगली, माफी कैसी, तू मेरी छोटी बहन है। भाभी, मैं सोचती थी जेठानी बड़ी हुई तो क्या हुआ, लेकिन आज समझ में आ गया, बड़ी होने का मतलब सिर्फ हक नहीं होता, सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। यही बात तो मैं तुझे शुरू से समझाना चाहती थी बेटा। तो फिर आपने पहले ही क्यों नहीं बताया मम्मी जी? क्योंकि कुछ बातें सुनकर नहीं, जीकर समझ आती है। प्रीति इन रिश्तेदारों को सालों से संभाल रही है। कौन क्या बोलेगा, किसी कैसे जवाब देना है, ये सब उसे आता है। और हम चाहते थे कि तू अभी इन कड़वे रिश्तों से दूर रहे, इसीलिए हर बार प्रीति को भेजते थे। छोटी, घर में बड़ा होने का मतलब पहले खुद मुश्किलों के सामने खड़ा होना होता है, ताकि छोटे लोग सुरक्षित रहें। भाभी, अगली बार बुआ जी के घर आप ही जाना, मेरे से नहीं संभलेंगे ये रिश्तेदार।